आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे की हुई एंजियोप्लास्टी सर्जरी, हार्ट में थे ब्लॉकेज। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे युवक युवती, तिलमिला गए सीजेआई चंद्रचूड़। बीजेपी ने अमित शाह को क्यों बनाया पर्यवेक्षक, नायब सिंह की ताजपोशी से पहले कारण जान लीजिए। अपने दोस्त इजराइल पर ही क्यों भड़क गया भारत, 34 देश भी आ गए साथ। विदेश मंत्री जयशंकर के पाकिस्तान दौरे को लेकर क्या कह रहा है वहां का मीडिया। ताइवान के चारों ओर युद्धाभ्यास, समंदर में उतारा लियोनिंग एयरक्राफ्ट। उत्तर कोरिया के बॉर्डर पर बड़ी तैयारी, तानाशाह किम जोंग उन ने सेना को तैयार रहने का दिया आदेश। सोने चांदी की कीमतों में फिर उछाल, जाने हफ्ते के पहले दिन क्या है गोल्ड और सिल्वर की रेट। हिना खान की आखिरी कीमोथेरेपी से पहले सिर के बाल ही नहीं झड़ी पलके, फोटो शेयर कर बयां किया दर्द। और आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली पर ये क्या बोल गए गौतम गंभीर, जो कहा है वो आपको भी जानना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के हार्ट में समस्या होने के कारण एंजियोप्लास्टी सर्जरी की गई। उन्होंने हार्ट की कोरोनरी धमनियों में ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए रिलायंस हॉस्पिटल में जांच कराई। उन्हें आज सुबह 8 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद उनकी एंजियोग्राफी सर्जरी करवाई गई। मौजूदा वक्त में वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और डॉक्टर्स की टीम उनका देखभाल कर रही है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने दशहरे के मौके पर एक रैली को संबोधित किया और सूबे के सीएम एकनाथ शिंदे के इशारों में ही निशाना साधा। दशहरा रैली को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। एकनाथ शिंदे ने दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में दशहरा रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की तुलना असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम से की। तो वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में अपनी पार्टी की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली वाले अब्दाली के बेटे मुझे कमजोर करना चाहते थे, लेकिन आप सब मां जगदम्बे की तरह मेरे साथ खड़े रहे और मुझे ताकत दी। दशहरे पर हर कोई शस्त्र पूजा करता है, आप सभी शिवसेना मेरे शस्त्र है, इसलिए मैं आपके लिए पूजा कर रहा हूं। दुनिया जब कोविड-19 की मार से त्रस्त थी, तब भारत ने सबकी मदद कोरोना वैक्सीन भेजकर की थी। भारत के हर एक बच्चे और बुजुर्ग को कोविड वैक्सीन फ्री में केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई। इसी बीच कुछ ऐसी खबरें सामने आई है कि कोविड-19 वैक्सीन का लोगों की बॉडी पर बुरा असर पड़ रहा है। अब एक युवक और युवती सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने कोविड-19 के वैक्सीन के संबंध में याचिका लेकर पहुंचे। इस याचिका में दावा किया गया है कि कोविड वैक्सीन से लोगों के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ा है, लिहाजा देश की सर्वोच्च अदालत से जांच कराने की मांग की गई। जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस याचिका पर नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने याचिका को सुनने से इनकार करते हुए कहा कि इस तरह की याचिका से सिर्फ सनसनी फैलती है। कहा गया है कि अगर वैक्सीन का इजाद ही ना हुआ होता तो क्या होता। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया मिश्रा और आलोक शर्मा की तरफ से दायर याचिका को गैर जरूरी बताते हुए इसे खारिज कर दिया। हरियाणा में 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। अभी इस फैसले पर औपचारिक मुहर नहीं लगी है, मगर यह माना जा रहा है कि सैनी ही सीएम होंगे। पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को विधायक दल की बैठक में भेजने का फैसला किया है। 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। पार्टी की तरफ से विधायकों को 2 दिनों तक चंडीगढ़ में रहने को कहा गया है। 8 अक्टूबर को घोषित चुनाव परिणाम में बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत मिला। पार्टी को 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटों पर जीत मिली। बाद में 3 निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दे दिया। अब बीजेपी के पास 51 का आंकड़ा है, जो स्थिर सरकार के लिए काफी है। इस जीत के बाद सीएम पद के कई दावेदार सामने आए। सबसे पहले दावा पूर्व मंत्री अनिल विज ने किया और खुद को सीनियर मोस्ट बताते हुए ताल ठोक दी। फिर दक्षिण हरियाणा के नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी ताल ठोक दी। अहिरवाल से 21 विधायक जीतने के बाद उन्होंने बयान दिया है कि इस क्षेत्र को भी नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए।
इजराइल ने एक ऐसी हरकत की है जिससे भारत नाराज हो गया है। इजराइल ने यूएन पीसकीपिंग फोर्स के पोस्ट पर हमला किया है, जहां 600 भारतीय जवान भी तैनात हैं। दक्षिणी लेबनान इलाके में यूएन पीसकीपिंग फोर्स है, उसकी कई पोस्टों को इजराइल निशाना बना रहा है। लगातार 3 बार वहां गोलीबारी भी की गई। इजराइल के इस हमले को लेकर यूएन पीसकीपिंग फोर्स में कंट्रीब्यूटिंग फोर्सेज नाराज हो गई है। यही वजह है कि भारत भी नाराजगी खुलकर बता रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। बैठक 15 से 16 अक्टूबर के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित हो रही है। दशकों में किसी भारतीय विदेश मंत्री का यह पहला पाकिस्तान दौरा है, जिसे लेकर पाकिस्तान की मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही है। वहां की मीडिया में कहा जा रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान आने का फैसला क्षेत्रीय देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देते हुए चीन के बढ़ते प्रभुत्व को भी संतुलित करने का एक प्रयास है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने हाल ही में विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे को लेकर 2 अलग-अलग खबरें प्रकाशित की। एक खबर में विदेश मंत्रालय का बयान है, जिसमें विदेश मंत्री के 15 अक्टूबर को पाकिस्तान जाने की पुष्टि की गई थी। अखबार में लिखा गया है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 15-16 अक्टूबर के बीच होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए भारत के विदेश मंत्री एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ताइवान में इस समय वार अलर्ट है, यानी युद्ध से पहले घोषित होने वाली इमरजेंसी चेतावनी, क्योंकि चीन अपने युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों तरफ से घेर चुका है। चीन ताइवान के चारों तरफ ज्वाइंट स्वाट 2024 भी युद्धाभ्यास कर रहा है। ताइवान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। चीन की सेना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर कर पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया है। हालांकि ताइवान की सेना जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर युद्धाभ्यास के नाम पर चीन किसी भी तरह से ताइवान पर हमला करने की कोशिश करता है तो दुनिया के तीसरे हिस्से में नई जंग की शुरुआत हो जाएगी। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया की सीमा के पास अपनी तोपखाना इकाइयों को गोलीबारी के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNK के अनुसार 12 अक्टूबर को कोरियन पीपुल्स आर्मी के जनरल स्टाफ ने इस आदेश को जारी किया है। ये आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के ऊपर प्योंगयांग के हवाई क्षेत्र में ड्रोन के जरिए प्रचार पत्रक पहुंचाने का आरोप लगाया है। भारतीय सराफा बाजार में आज 14 अक्टूबर 2024 की सुबह सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोना अब 76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 90,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 76,132 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 90,500 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 75,623 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज सोमवार सुबह महंगा होकर 76,132 रुपए पर पहुंच गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी की कीमत में उछाल आया है। टीवी एक्ट्रेस हिना खान स्टेज 3 कैंसर और कीमोथेरेपी को झेलते हुए जिंदगी की मुश्किल दौर से गुजर रही है। जहां एक्ट्रेस ने कीमोथेरेपी से बाल झड़ने से पहले सिर मुंडवा दिया था, तो वहीं अब उनकी पलकें भी अब आखिरी कीमोथेरेपी से पहले झड़ चुकी है। इसी की झलक एक्ट्रेस ने नए इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ फैंस के साथ बयां किया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पोस्ट के साथ उन्होंने अपनी आंखों की तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनकी खूबसूरत सुंदर पलकें झड़ती हुई दिख रही है। 2 तस्वीरों में हिना खान ने आंख पर फोकस किया है, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, जानना चाहते हैं कि मेरी प्रेरणा का अब सोर्स क्या है। एक समय मैं एक शक्तिशाली और सुंदर ब्रिगेड का हिस्सा थी, जो मेरी आंखों को सुशोभित करते थे। मेरी जेनेटिक लंबी और खूबसूरत पलकें, यह बहादुर अकेली योद्धा मेरी आखिरी पलक ने मेरे साथ सब कुछ लड़ा है। मेरे कीमो के अंतिम चक्र के करीब यह अकेली पलक मेरी प्रेरणा है। विराट
विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में महज 99 रन बना पाए थे। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि कोहली इस साल टेस्ट मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं। अब टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड की कठिन चुनौती है, क्योंकि 16 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है। इस बीच टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का कहना है कि कोहली के अंदर अब भी रनों की भूख बाकी है और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम की एक बड़ी ताकत साबित होंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गौतम गंभीर ने कहा, विराट कोहली के अंदर रनों की भूख है। उम्मीद है कि वो न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खूब सारे रन बना पाएंगे। हम सब जानते हैं कि एक बार लय पकड़ने के बाद वो रनों के मामले में कितने निरंतर साबित हो सकते हैं। बता दें कि विराट कोहली चाहे इस साल ज़्यादा रन नहीं बना पाए हों, इसके बावजूद उन्होंने सबसे तेज 27,000 टेस्ट रन पूरे करने का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है।